हेलो माय फ्रेंड। अब हम आपको केमिकल रिएक्शन कितने तरह के हैं वो बताएंगे। तो केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से हैं? एक तो है कॉम्बिनेशन या एडिशन। पहला है कॉम्बिनेशन या एडिशन। दूसरा है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन। तीसरा है सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट। सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट। एक है डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं और डबल डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। अगला है न्यूट्रलाइजेशन। एक है रीअरेंजमेंट। एक है एलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस तो बहुत तरह के हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शंस बहुत तरह की होती हैं। अभी हम आपको वैसे तो मेन तो अपन को ये पढ़नी होती है कॉम्बिनेशन या एडिशन, और एक डिकम्पोजिशन, और एक सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट, और डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन। मेन अपने कोर्स में 4 ये हैं, पर न्यूट्रलाइजेशन, रीअरेंजमेंट ये भी काम आती हैं। इसलिए अब हम इन सारी रिएक्शंस को आपको समझाते हैं कि कौन सी रिएक्शन कॉम्बिनेशन होगी, कौन सी सब्स्टिट्यूशन होगी। क्योंकि आपके कोर्स में एक प्रॉब्लम इस तरह आती है, कोई रिएक्शन दे दी और आपसे पूछा जाएगा ये किस कैटेगरी की रिएक्शन है। जैसे हम लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू 2HCl। ये एक इक्वेशन लिखिए। इसको लिखने से आप देखना है कि किस कैटेगरी में आएगी। तो देखो, हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट है, क्लोरीन भी रिएक्टेंट है। तो जब 2 रिएक्टेंट जुड़ेंगे, नया प्रोडक्ट बनेगा, तब हम कहते हैं कॉम्बिनेशन या एडिशन। क्योंकि 2 जुड़ गए, 2 रिएक्टेंट कंबाइन हो जाएंगे या जुड़ जाएंगे, तो हम उसे कहेंगे एडिशन रिएक्शन। अब इस एडिशन या कॉम्बिनेशन में 2 एलिमेंट भी जुड़ सकते हैं। एक एलिमेंट और कंपाउंड भी जुड़ सकता है। जैसे हम ये ले लें CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस। इसमें दोनों कंपाउंड जुड़ रहे हैं। 2 एलिमेंट भी जुड़ सकते हैं, 2 कंपाउंड भी जुड़ सकते हैं। और अगर हम ये वाली रिएक्शन लेते हैं इथाइलिन की क्लोरीन से, तो इसमें एक तो कंपाउंड है और एक एलिमेंट है। तो इससे क्या बनेगा? दोनों कार्बन पर एक एक क्लोरीन जुड़ेगी। तो देखो, है तो सारी रिएक्शन जुड़ने वाले, जिनको हम एडिशन भी कह सकते हैं या कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। क्योंकि 2 एलिमेंट भी मिल सकते हैं, 2 कंपाउंड भी मिल सकते हैं, एक कंपाउंड एक एलिमेंट भी मिल सकता है। तो जब 2 एलिमेंट जुड़ेंगे, तब उस रिएक्शन को हम कहेंगे सिंथेसिस। अगर 2 एलिमेंट जुड़ते हैं तो इस रिएक्शन का नाम है सिंथेसिस। जब 2 एलिमेंट जुड़ेंगे
तो सिंथेसिस एडिशन भी हो सकती है, सिंथेसिस को कॉम्बिनेशन भी कह सकते हो, लेकिन जितनी भी एडिशन रिएक्शन है सारी सिंथेसिस नहीं होंगी। जितनी एडिशन रिएक्शन है वो सारी सिंथेसिस में नहीं आएंगी, पर सिंथेसिस एक एडिशन रिएक्शन है जिसमें दो एलिमेंट जुड़ते हैं। तो सिंथेसिस कब कहेंगे? जब ऐसी एडिशन रिएक्शन हो जिसमें दो ही एलिमेंट मिल रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं, तब हम इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन या एडिशन। तो सिंथेसिस तो इसको कहेंगे जिसमें दो एलिमेंट मिल रहे हैं, बाकी जो भी रिएक्शंस हैं सारी, ये भी, चाहे दो एलिमेंट जुड़े, चाहे दो कंपाउंड जुड़े, चाहे एक कंपाउंड एक एलिमेंट जुड़े, कोई सा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि हम यही एग्जाम्पल लें। आपके कोर्स में कोई भी रिएक्शन लिखी जा सकती है, बस आपको ये ध्यान रखना है दो एलिमेंट जुड़ रहे हैं तो सिंथेसिस भी कहेंगे, एडिशन भी कहेंगे, कॉम्बिनेशन भी कहेंगे। अगर दो कंपाउंड जुड़ रहे हैं या एक कंपाउंड और एलिमेंट जुड़ रहा है तो हम इनको एडिशन या कॉम्बिनेशन कहेंगे, सिंथेसिस नहीं कहेंगे। तो ये तो हो गया एडिशन रिएक्शन। अगली रिएक्शन है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हम एग्जाम्पल देखते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब समझो पहले क्या होता है। डिकम्पोजिशन का मतलब है कि कोई कंपाउंड टूट करके एलिमेंट या कंपाउंड बना दे। कोई कंपाउंड टूट करके एलिमेंट या कंपाउंड बना दे, तब हम उसको कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना। डिकम्पोजिशन का मतलब है टूटना, यानी एडिशन का उल्टा। एडिशन में तो जुड़े थे और डिकम्पोजिशन में टूटेंगे। जैसे लिथियम नाइट्रेट है, इसको हम गर्म कर रहे हैं तो लिथियम ऑक्साइड NO2 और O2 बन रहे हैं। लिथियम में दो लिथियम है इसलिए हमने इधर 2 लिथियम कर दिया। इधर N 2 है तो यहाँ भी 2 लगा दो, तो ये बैलेंस हो जाएगी। यानी बैलेंस कैसे करते हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड तो अभी हम समझा रहे हैं, बैलेंस करने का दूसरा तरीका हम बाद में बताएंगे। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करते हैं, कभी 2 लगा के देखते हैं, कभी 3 लगा के देखते हैं। जैसे मैंने देखा इधर लिथियम 2 है तो यहाँ मैंने 2 लगा दिया, फिर देखा कि इधर N 2 है तो यहाँ 2 लगा दिया। अब ऑक्सीजन देखते हैं, 3 दूना 6 है तो यहाँ पे कितने, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 7। तो इक्वेशन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुई, इसका मतलब हम 2 नहीं लगाएंगे, अब 4 लगाएंगे। तो 4 लगा के देखेंगे। तो इस तरह से आपको देखना है कि यहाँ 4 अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि लिथियम 4 है। अब N कितने हैं, 4, तो यहाँ पे 2 की जगह 4 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन देखें कितने, 4 या 12, तो यहाँ 2 है, 4 दूनी 8 और 2 10 और 2 12। अब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ये कहलाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। पर अभी हमको क्या है, यहाँ पर तो रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ने हैं, तो टाइप्स पढ़ते समय हमें तो ये देखना है कि कौन सी रिएक्शन है। पर अगर बैलेंस करके लिख दोगे तो बेटर है, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन ही सही मानी जाती है। एग्जाम में यदि आएगी तो क्वेश्चन यो आएगा, या तो वो बैलेंस इक्वेशन देगा या आपको वो इक्वेशन लिखेगा, कहेगा बैलेंस करो, आप बैलेंस करोगे। फिर वो पूछेगा ये किस कैटेगरी की रिएक्शन है, तब आप कैटेगरी बताओगे। तो अगर कोई कंपाउंड टूट करके 2 या 2 से ज़्यादा, 3 भी बना सकता है, 2 भी बना सकता है, अलग अलग कंपाउंड बना रहा है, तो हम उस रिएक्शन को कहेंगे डिकम्पोजिशन, यानी टूटना, जो एडिशन का उल्टा है। तो डिकम्पोजिशन अगर हीट करके हो रहा है तो हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर लाइट से हो रहा है, जैसे AgCl, लाइट की प्रेजेंस में Ag और क्लोरीन में टूटता है, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। फोटो मतलब लाइट, केमिकल मतलब चेंज। इसको भी आप बैलेंस करोगे तो इधर 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे आपको 2 लेना है, क्योंकि यहाँ 1 क्लोरीन थी।
अब Ag इधर 2 है तो इधर भी 2 लगा दोगे। तो अगर हम जितनी भी रिएक्शंस लिखेंगे सब में आपको बैलेंस करते हुए समझाते जाएंगे तो आपको अपने आप बैलेंस करना आ जाएगा, नहीं तो आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये जो रिएक्शन है इसमें भी एक कंपाउंड टूटा है और हीट द्वारा, लाइट द्वारा टूटा है, तो हम इसको कहेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्या कहेंगे? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब चूंकि इसमें दोनों एलिमेंट बन रहे हैं तो ये सिंथेसिस का उल्टा है, तो इसको कहते हैं एनालिसिस। इसको क्या बोलते हैं? एनालिसिस, जो सिंथेसिस का उल्टा है। तो सिंथेसिस में तो 2 एलिमेंट जुड़े थे, यहाँ पे 2 एलिमेंट बने हैं किसी कंपाउंड के टूटने से। अब अगर हम वाटर ले लें और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती हैं। अगर इसको भी अपन बैलेंस करना चाहें तो यहाँ 1 O है, इधर 2 O है, आप इधर 2 ले लो। अब हाइड्रोजन इधर 2 2 जा 4 है तो यहाँ 2 लगा दो, तो बैलेंस हो गई। तो चूंकि वाटर में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की है, क्या पास की है? इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी से किसी कंपाउंड को तोड़ते हैं तब हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस। तो डिकम्पोजिशन भी 3 तरह की हो गई। थर्मल डिकम्पोजिशन जो हीट द्वारा हुआ, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन जो लाइट द्वारा हुआ, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी द्वारा हुआ। तो डिकम्पोजिशन भी 3 हो गए। फिर अगर डिकम्पोजिशन से एलिमेंट बन रहे हैं, जैसे ये 2 केस हैं, तो तुम कहना एनालिसिस, और नहीं तो खाली डिकम्पोजिशन। तो ऐसे आपकी रिएक्शंस, एक रिएक्शन कई कैटेगरी में आ सकती है। ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन में भी आ सकती है और एनालिसिस में भी आ सकती है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गई। अब हम अगला लेंगे डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल्स तो आपके बहुत हो जाएंगे, अभी हम आपको हर कैटेगरी को समझा रहे हैं, तो इसलिए एक एक एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। वैसे एग्जाम्पल तो आपकी पूरी केमिस्ट्री में रिएक्शंस ही रिएक्शंस हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब समझो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जैसे हमने ये रिएक्शन लिखी है, CH4 क्लोरीन की रिएक्शन करा रहे हैं, इस H की जगह Cl आ गया, H की जगह क्या आया? Cl। तो अगर ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट की जगह दूसरा एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट आ रहा है, तब हम उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे जिंक है, जिंक की H2SO4 से रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस। इसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन की जगह जिंक आ गया, हाइड्रोजन की जगह जिंक आ गया, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब एक डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हम कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट, 2 होंगे तो हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कई तरह की हो सकती है। जैसे मेटल ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया, मेटल ने नॉन मेटल को, क्योंकि जिंक मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। अगर हमने जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर बनेगा। यहाँ पर मेटल ने दूसरी मेटल को डिस्प्लेस किया। तो आप कहोगे ये कैसे याद करना है? ये आपको पता चलेगा कि जो मेटल ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिएक्टिव है, वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगी। जैसे सोसाइटी में भी आप देखते हो, जो पावरफुल है वो वीक को हटा सकता है। तो ये जिंक पावरफुल है। पावरफुल का मतलब जिंक जल्दी इलेक्ट्रॉन देने वाली है, जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है। अब ऑक्सीडाइज पे मुझे याद आ गया कि और रिएक्शन भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यानी रिएक्शन आपके कितने तरह की हो गई, क्योंकि और केमिस्ट्री का मतलब यही है केमिकल चेंजेज या केमिकल रिएक्शंस की स्टडी। तो केमिस्ट्री जहाँ भी शब्द आएगा वहाँ केमिकल रिएक्शंस या केमिकल इक्वेशंस ही पढ़नी है हमको। तो
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसमें जिंक ने नॉन मेटल को हटाया, मतलब मेटल ने नॉन मेटल को हटाया, ये भी डिस्प्लेसमेंट हो गया। मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को हटा रहा है, ये भी हो गया। और वैसे तो दो नॉन मेटल्स होती हैं, उनमें भी हो सकता है, जैसे KBr है, उसकी हमने क्लोरीन से रिएक्शन कराई तो KCl और ब्रोमीन बनेगा। इसमें 2 क्लोरीन है, इसलिए हमने KCl से पहले 2 लगा दिया। अब इसमें 2 K आ गए तो यहाँ भी 2 लगा दो, अब ब्रोमीन भी 2 गए। इस तरह से हम इक्वेशन को बैलेंस भी करते जा रहे हैं, आपको ये भी समझाते जा रहे हैं कि कौन सी इक्वेशन है। KBr में हमने ये क्लोरीन डाली तो क्लोरीन भी नॉन मेटल है, ब्रोमीन भी नॉन मेटल है, तो क्लोरीन ने ब्रोमीन को हटा दिया। तो नॉन मेटल भी नॉन मेटल को हटा सकते, लेकिन यहाँ भी वही चक्कर आएगा कि जो पावरफुल है, जो मोर रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव को हटाएगी। लेकिन केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस भी बहुत आते हैं। ऐसा भी तुम्हें आगे और केमिस्ट्री में मिलेगा कि नॉन मेटल जो लेस रिएक्टिव है वो भी मोर रिएक्टिव को एक जगह हटा रही है, लेकिन वो हम अभी एग्जाम्पल नहीं ले रहे क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है, आपको इतना डीप में नहीं जाना। आपको तो बस मतलब समझना है कि कोई रिएक्शन अगर आती है, आपसे कोई पूछा जाए कि कॉम्बिनेशन है या एडिशन है या डिकम्पोजिशन है या डिस्प्लेसमेंट है, आपको छांटनी है। तो इन रिएक्शंस में हमने आपको ये कहा कि एक एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट, एटम या ग्रुप ऑफ एटम दूसरे एटम द्वारा रिप्लेस हो जाए तो हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये तो है सिंगल सब्स्टिट्यूशन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल हम डबल डिस्प्लेसमेंट का आज पढ़ लेते हैं। बाकी रिएक्शंस के टाइप्स हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझो। डिस्प्लेसमेंट का तो मतलब हो गया कि एक की जगह दूसरा आना। अब डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब 2 जगह होगा, ऐसा कि डबल डिकम्पोजिशन भी कह सकते हो। जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट में NaCl डाला तो AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बना और NaNO3 बना। इस रिएक्शन को समझो क्या है। इसमें AgNO3 टूटा सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन में, NaCl भी टूटा, सिल्वर नाइट्रेट टूट के क्या बना रहा है, Ag आयन और नाइट्रेट आयन, और NaCl भी टूट कर क्या बना रहा है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो दोनों टूटे हैं। फिर इन्होंने अपना पार्टनर बदला है, पहले ये एक पेयर था, ये दूसरा पेयर था, दोनों ने अपना पार्टनर बदल लिया। इसके साथ इसका पार्टनर आ गया, Ag के साथ Cl आ गया और Na के साथ नाइट्रेट आ गया। क्योंकि हमेशा अपोजिट में अट्रैक्शन होता है, तो सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन में अट्रैक्शन हो गया, सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन में। तो अगर ऐसा किसी रिएक्शन में हो रहा है कि दोनों टूटे हैं, दोनों ने अपना पार्टनर चेंज किया, तब हम कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पर इस चैप्टर में हमें ये रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ने हैं, कौन सी रिएक्शन है, पर एग्जाम्पल जितने आपको याद हो सके आप कर लो। बहुत एग्जाम्पल्स हैं, बुक्स में बहुत दिए हुए हैं, और नहीं तो एक एक एग्जाम्पल्स आप समझ लोगे तो जब आपको कोई क्वेश्चन आएगा कि इस इक्वेशन में क्या हुआ, तो आपको पता चल जाएगा कि एडिशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। जैसे एक HCl एसिड है और NaOH बेस है। ये एसिड और बेस क्या होता है, 6th 7th 8th क्लास में आपने पढ़े हैं। ये हाइड्रोजन आयन देता है, एसिड है, ये OH आयन देता है, बेस है। इन दोनों की रिएक्शन कराएं तो NaCl सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। वाटर कैसे बना, इसके हाइड्रोजन आयन और इसके OH आयन ने मिलकर पानी बनाया। तो जब एसिड और बेस, ये तो है एसिड और ये है बेस, रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। HCl एसिड है, NaOH बेस है, ये दोनों रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, तो इसको कहेंगे
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड ने बेस की प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज किया, या ये कहो बेस ने एसिड की प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज किया। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब हो गया। अब रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि कुछ भी ना तो बाहर निकलता है, केवल पोजीशन बदल जाती है। जैसे ये है एक कंपाउंड NH4CnO, अमोनियम साइनेट, इसको हम हीट कर रहे हैं, तो इनमें से यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटी तो NH2 रह गया, फिर ये CO आ गया, फिर जो 2 हाइड्रोजन यहाँ से हटी वो इस N पर आ गई। अगर ऐसा हो जाए कि मॉलिक्यूल में से कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं जुड़ा, केवल पोजीशन बदल गई, जैसे मान लो किसी आप बैच में ट्यूशन पढ़ने जाते हो, उस बैच में 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चा और आ गया तो हम कहेंगे एडिशन हो गया, 5 हो गए। अगर 4 बच्चे पढ़ रहे थे उसमें से एक बच्चा ट्यूशन छोड़ के चला जाए, 3 रह जाएंगे, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिकम्पोजिशन हो गया, मतलब बैच टूट गया, बैच में से वो हट गया। उसको एलिमिनेशन भी कह सकते हो। ये एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब कुछ निकल गया। तो अगर 4 बच्चे पढ़ रहे थे, 4 बच्चों के साथ एक बच्चा और आ गया, तब तो हम कहेंगे एडिशन हो गया। अगर उन 4 बच्चों में से एक बच्चा छोड़ के चला गया, 3 ही बच्चे रह गए, तो हम कहेंगे एलिमिनेशन हो गया। एलिमिनेशन मतलब बाहर निकल जाना कोई चीज़ का। और अगर 4 बच्चे थे, 2 लड़कियां पढ़ रही थी, 2 लड़के पढ़ रहे थे, एक लड़का चला गया, उसकी जगह लड़की आ गई, तो लड़कियां तो 3 हो गई, लड़का 1 हो गया, तो हम ये कहेंगे सब्स्टिट्यूशन हुआ, कि लड़के की जगह लड़की आ गई। या 2 लड़कियां 2 लड़के थे, एक लड़की चली गई, उसकी जगह लड़का आ गया, तो हम कहेंगे लड़की की जगह लड़का आ गया। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन, कि एक की जगह दूसरा आ जाए। एलिमिनेशन भी हमने बता दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे 4 बच्चे हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां, उनकी सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा था कि लड़के इस लाइन में बैठते थे, लड़कियां इधर बैठती थी। अब क्या हुआ, 2-4 दिन 10 दिन बाद उनकी जगह बदल दी, लड़कियां इधर कर दी, लड़के इधर बिठा दिए। बैच में से कोई बाहर भी नहीं गया, कोई ऐड भी नहीं हुआ, वही 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका सिटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दिया कि जहाँ लड़के बैठते थे वहाँ लड़कियाँ बिठा दी, जहाँ लड़कियाँ बैठती थी वहाँ लड़के बिठा दिए। तो ऐसा अगर होता है तो हम कहते हैं रीअरेंजमेंट हो गया। तो वो रीअरेंजमेंट है इस केस में। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पहले इस एन पर थी, चारों हाइड्रोजन, अब 2 हाइड्रोजन इस एन से हट के दूसरी एन पर चली गई। तो इसका नाम तो है अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट। और ये है यूरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वॉलर सिंथेसिस में आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ोगे ना, कार्बन एंड कंपाउंड वाला चैप्टर, तब उसमें ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉलर साइंटिस्ट था, उसने ये दिया था। अच्छा, रीअरेंजमेंट का मतलब बता दिया, एलिमिनेशन का मतलब बता दिया। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि जैसे N2 और H2 रिएक्शन कर रहे हैं, उनसे अमोनिया बनती है, और अमोनिया टूट करके N2 और H2 बना देता है। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि 2 बार दोनों तरफ हो सकते हैं। N2 और H2 मिलके अमोनिया भी बना सकते हैं, अमोनिया N2 और H2 भी बना सकता है। अब ये बैलेंस कब हुई? जब हमने यहाँ 3 लगाया, क्योंकि NH3 में यहाँ 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ H2 में 2 ही थे। तो इसका मतलब 3 को हमने डबल कर दिया ताकि 6 हो जाएं, और फिर इधर भी 3 कर दिया। फिर इधर नाइट्रोजन 2 हैं, तो ये पूरा हो गया। तो देखो, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है, तब हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें हम 2 एरो लगाते हैं। लेकिन अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बने पर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बने, तब हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये 3-4 टर्म्स और हैं, इनको भी अभी समझ लो तो पूरा हो जाएगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बड़ा टॉपिक है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। केवल हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का मतलब बताते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन तब होती है जब
रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो हीट बाहर निकलती है, तब हम उसको कहते हैं एक्जियोथर्मिक रिएक्शंस। जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है, जैसे NaOH है, उसको तुम पानी में घोलोगे, या एसिड है उसको तुम पानी में घोलोगे तो हीट निकलेगी, बीकर गर्म हो जाएगा। और अगर किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जैसे N2 और O2 रिएक्शन करते हैं, 2NO बनाते हैं, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तब हम उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक, जब हीट एब्जॉर्ब होती है। और जब हीट बाहर निकलती है तो हम कहते हैं एक्जियोथर्मिक रिएक्शन। तो इस तरह से हम एक ही रिएक्शन है, जैसे ये वाली रिएक्शन है, एंडोथर्मिक में भी पढ़ोगे, एडिशन में भी पढ़ोगे, सिंथेसिस में भी पढ़ोगे, क्योंकि दो एलिमेंट जुड़ रहे हैं। ये रिएक्शन रिवर्सिबल में भी आएगी, एक्जियोथर्मिक में भी आएगी, एनालिसिस सिंथेसिस में भी आएगी, एडिशन में भी आएगी। तो मतलब कोई भी रिएक्शन जो है वो कई तरह की हो सकती है। एक्जियोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज होना, एंडोथर्मिक का मतलब हीट एब्जॉर्ब होना, रिवर्सिबल मतलब दोनों डायरेक्शन में होना, इरिवर्सिबल मतलब एक ही डायरेक्शन में होना। और तीन हमारी रिएक्शन बची हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और एक कंबस्शन। तो कल हम तीन मेन रिएक्शंस पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और कंबस्शन। धन्यवाद।